सबसे पहले तो मुझे टैंक पे जो हमारे सीन्स थे वो याद आते हैं। एक चटाई सी लगा के उस पे ऐसे सो जाते थे टैंक पे, और मैं भी वहाँ पे टेका लेके टैंक पे, जैसे हाँ ये हमारी गाड़ी है। गदर 2 बनने में 22 साल जरूर लगे। गदर 3 हम चाहेंगे कि 22 साल ना लगे। आई थिंक एज अ सन जो अपने फादर की बरी नहीं देख सकता, मैंने उनको कह दिया कि मैं आपकी हेल्प करने के लिए एक्टिंग करूंगा। गदर 2 के टाइम पे भी कोइंसिडेंस हुआ, बिकॉज मैं कुछ और कर रहा था, पापा कुछ और। कहानी जब आई तो हम दोनों ने अपनी चीजें ड्रॉप की और कहा कि अब यही कर। अपनी जो हीरोइन है उनको भी आप ही ने ढूंढा? मैंने ढूंढा नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग कहानी जरूर है। जब भी गदर बनती है कोई एक कैरेक्टर नहीं मिलता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक पॉइंट ऐसा था, हमें पता नहीं अब विलेन कौन होने वाला है फिल्म का। हम शूट कर चुके हैं 20-25 दिन। मेरी तो मुलाकात मनीष जी से तब हुई जो वो सीक्वेंस है जहाँ पे मुझे कैदी बना के लेके आ रहे हैं। एज अ सन नहीं ट्रीट करते हैं, वो हर एक को उतना ही समझाते हैं, करते हैं। गदर वाली कहानी तो हमने सुन ली कि वो तो बाई चांस हुआ कि और किसी का बच्चा नहीं मिल रहा तो चल बेटा तू ही कर ले। गदर 2 कैसे हुई? तो पठान जवान अवान सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। देखिए, रिकॉर्ड से भी ज़्यादा जो पब्लिक का प्यार है ना, वो उसका कोई मूल्य नहीं होता है। तो आई थिंक वो सबसे बड़ी विक्ट्री है। एक चीज बताना, सच जी, सोचा था कि इतनी बड़ी हिट हो जाएगी? मतलब ठीक है, गदर के साथ इमोशन बहुत स्ट्रांग जुड़ा हुआ था, बट यू थॉट कि टिकट्स नहीं मिलेंगे और मतलब पब्लिक एकदम लिटरली, अगर मैं वर्ड यूज करूं, पगला जाएगी? जी, सच कहूँ तो जब कहानी मतलब राइटिंग फेज में ही थे हम, जब कहानी जस्ट अप्रूव ही हुई थी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत थी कि गदर 1 इतनी सक्सेसफुल है, इतनी लोगों से जुड़ी हुई है, जो आप कह रहे हो नॉस्टैल्जिया और ये सब, कि वो नॉस्टैल्जिया सार टेस्ट नहीं छोड़ना चाहिए आपके लिए। वो एक इतनी अच्छी मेमोरी है आपके साथ, वो मेमोरी और ज़्यादा प्यारी लगनी चाहिए आफ्टर दिस फिल्म। एंड जब स्क्रिप्ट हमने पढ़ी, जब कहानी का एक फ्रेमवर्क सामने आया, तो उसमें ये ज़रूर लगा कि ये कहानी जो है गदर का नाम खराब नहीं करेगी। सबसे पहला जो फियर जेन्युइन जो किसी के में भी होगा जो सीक्वल बना रहा है, और ये कहानी को के ब्रांड को, गदर के ब्रांड को ग्रो करेगी। ये हमारा सबका कन्विक्शन था, स्पेशली जो डायरेक्टर हैं मेरे पापा हैं, उनका सबसे ज़्यादा कन्विक्शन था कहानी पे कि ये गदर के ब्रांड को करेगी। एंड फिर बाकी फिर तो सनी सर हैं, बाकी जी स्टूडियोज़ है, बाकी एक्टर्स हैं, सब जुड़े एंड सब ने अपना उतनी ही मेहनत की जितनी 1 में की थी। तो आई थिंक एक हमने ये ज़रूर शायद पापा का ही इकलौता टारगेट था कि उनको ही लगता था कि ये फिल्म इजीली 500 करेगी, क्योंकि उनको, वो डायरेक्टर हैं ऑब्वियसली, वो हमसे, उनका एक विजन है, वो एक हमसे ज़्यादा देखते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये फिल्म सुपर हिट होगी। अब ये इतना रिकॉर्ड, इतनी टिकट की मारामारी मैंने लास्ट देखी थी गदर 1 में जब मैं बच्चा था, और अब देखी है मैंने गदर 2 में। मैंने जेन्युइनली ये नहीं सोचा था कि इतनी मारामारी होगी टिकट की, इतना पागलपन होगा थिएटर में, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने पिछले 10-15 साल में कहाँ देखा है थिएटर में। मल्टीप्लेक्स में लोग सुस्त पड़े रहे। टाइम पे तो मतलब थिएटर खत्म हो गए थे एकदम। मतलब आई थिंक हम लोग भूल गए थिएटर जाना। हाँ। मतलब ये दौर, ये शायद भुला दिया गया था कि ऐसा भी दौर होगा जब टिकट नहीं मिलेगी। हाँ, और जो मजे ले रही है ऑडियंस मल्टीप्लेक्स में, तो मुझे याद नहीं, बड़ी बड़ी अच्छी फिल्मों में लोग ताली सीटी नहीं मारते हैं, डांस नहीं करते हैं। ये पहली फिल्म थी कि सिंगल स्क्रीन में भी वही तालियां सीटी थी और मल्टीप्लेक्स में भी वही ताली सीटी देखने मिली। मतलब मैं आपको बताऊं, मैंने अपने रिव्यू में भी ये बात बोली थी कि जब वो पाकिस्तान जाते हैं और डायलॉग बोलते हैं, आप डायलॉग सुन ही नहीं पाते। नहीं, मतलब वो इतना शोर है वहां पे, इतना शोर है। एंड आई विल टेल यू, मेरा जो एक्सपीरियंस था कि जब शुरू ही होती है इन योर सीन्स ऑल्सो, मतलब व्हेन योर एंट्री हैपेंड, और जब आप भी वहां पाकिस्तान गए थे, पीपल वर लाइक, मतलब चलो सनी देओल का एक क्रेज दूसरे तरह का है, उनको इंडस्ट्री में बहुत टाइम हो गया, ठीक, बट यू नो उसके साथ इमोशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि क्योंकि लोगों ने आपको उसी से जोड़ा, वो वाले गदर से। अच्छा, वो बच्चा बड़ा हो गया भाई, ये बच्चा जो है ये जाके पाकिस्तान को पेल रहा है। तो आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया? आप बहुत सारे थिएटर्स में गए। हाँ जी, मतलब करीब 25 थिएटर में गया। तो टेल मी समथिंग, मतलब कुछ जो फील किया हो वहाँ। देखिए, सबसे पहला टेस्ट ही होता है आपका जब आप ऑडियंस के सामने दिखाते हैं फिल्म को। तो 2 परीक्षा थी हमारी। सबसे पहली परीक्षा थी जब हमने आर्मी को ट्रायल दिखाया था, क्योंकि हमने आर्मी की काफ़ी सहायता भी ली फिल्म को बनाने में।
तो सब चीज़ें, चाहे वो मिलिट्री के जो भी जार्गन्स हों, मिलिट्री की जो भी चीज़ें हैं, फिल्म में काफ़ी मिलिट्री है, वो सब सही लगना चाहिए। एंड मिलिट्री में जब हमें आर्मी में जो रिएक्शन मिला, उसमें तो VFX भी नहीं डला हुआ था, कुछ भी नहीं डला हुआ था, पिक्चर में BGM भी नहीं था, उसमें तो कच्ची पिक्चर दिखाई गई थी उनको। एंड उसमें जो ओवरवेलमिंग रिएक्शन मिला, वहाँ से हमें एक भरोसा हो गया था कि पिक्चर डेफिनेटली चलेगी, जो हमारा कन्विक्शन जो लेके चले थे वो होगा। गेटी में पहला शो देखा मैंने, गेटी में देखा एंड वहाँ पे आपको एक एक मिनट जो होता है ना, जहाँ पे अगर गेटी एक ऐसी जगह है, अगर 1 मिनट आपने पब्लिक को एंटरटेन नहीं किया तो 1 मिनट 1 घंटे का लगता है। और गेटी में मैं कह रहा हूँ आपको, हर 30 सेकंड में आपको गैस से लेके ताली सीटी हर चीज़ ऑडियंस का सुनाई दे रही थी, जैसे फिल्म को इंटेंड किया गया था वैसे। और वहाँ पे भरोसा हो गया हमें कि डेफिनेटली पिक्चर ऑडियंस में क्लिक कर गई है। एंड फिर बाकी शोज़ भी देखे, दिल्ली में भी थिएटर विजिट किया, मथुरा, आगरा, हाँ मतलब हरियाणा इतना आपने प्रमोशन किया, इतना प्रमोशन किया इसका, तो थकावट भी तो बहुत हो गई होगी। नहीं थकावट, मतलब अब मैं क्या बोलूँ, थकावट अब ये ऑडियंस के साथ ही एक्सपीरियंस करने के लिए तो पिक्चर बनाते हैं। अब पहले के ज़माने में तो एक्टर्स जाते भी नहीं थे थिएटर, पिक्चर आ गई वो दूसरी पिक्चर में बिजी हो गए, उनको बस ये पता है पिक्चर हिट थी फ्लॉप थी क्या था। आज हमारे पास मौका है, क्योंकि आज इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी कनेक्टिविटी है कि हम जा सकते हैं कोई भी जगह पे। और पुलिस का भी बहुत सपोर्ट रहता है, क्योंकि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे भीड़ सीधा कूद जाती है आप। तो डेफिनेटली एक ऑडियंस के साथ जब आप देखते हैं ना पिक्चर, उनके साथ जो रिएक्शन आपको देखने मिलता है, आपको लगता है कि हाँ यार मेहनत सफल हुई। अच्छा, आपने जब गदर की थी उस वक्त तो आप बच्चे थे जी। उस वक्त क्या पापा ने कह दिया कि बेटा रोल है कर ले, या आपकी कोई इच्छा थी कि एक्टर ही बनना है क्योंकि पापा? नहीं, ना मेरी इच्छा थी ना उनकी इच्छा थी, कोइंसिडेंटल था। बच्चे की कास्टिंग हो रही थी गदर 1 में, एंड इत्तेफाक की बात यह है कि फिल्म में आपको जैसे पता ही है, उस ज़माने में तो कोई VFX भी नहीं था, तो बच्चे को भी स्टंट करने पड़ते, और करीब 6-7 महीने की स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती, और बहुत सारी चीज़ें थी, रात की शूटिंग थी उसमें। तो कई जो पेरेंट्स होते हैं जिन बच्चों को हाँ भी शायद किया गया था या कुछ चूज़ भी कर रहे थे, उनके कई रिस्ट्रिक्शंस थे, तो बच्चे के डेट्स के अराउंड वर्क करना पड़ता। अब उसमें बड़े बड़े एक्टर हैं, अमरीश जी हैं, सनी सर हैं, इन सब के डेट्स के अराउंड आप एक बच्चे की डेट को फिक्स वैसे नहीं कर सकते, आप वर्क नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। तो डेट, शूटिंग की डेट पास आती गई और बच्चा मिल नहीं रहा था जो सारे पैरामीटर्स को फिट कर सके, तो हमारे EP थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई इस बच्चे, आप अपने ही बच्चे को ले लो, आप इससे जो स्टंट करवाओगे कर लेगा, आप इससे जो करवाओगे ये कर लेगा, प्लस स्कूल की भी टेंशन नहीं, क्योंकि आप ही का बच्चा, आप 6 महीने मिस करवा दो। एंड मतलब मेरी माँ वहाँ सब रहेंगी वहाँ पे ख्याल रखने के लिए। तो पापा ने मुझे बाकायदा प्रोफेशनली पूछा कि देखो ये मेरी फिल्म है, आप वुड यू वांट टू वर्क इन इट, एक्टिंग करना है? मैंने तो मना कर दिया, उस ज़माने में भी मेरे नखरे थे, मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने भी कुछ ऐसे कुछ ये नहीं कहा, कोई प्रेशराइज या कुछ रिपीट भी नहीं की बात। वो मुड़े और उनके फेस पे एक एक्सप्रेशन था, चिंता का। पता नहीं मेरे को उस समय क्या समझ थी कि मैंने कह दिया, मुझे उनके चेहरे पे वो चिंता दिख रही थी, एक वरी दिख रही थी। तो आई थिंक एज अ सन जो अपने फादर की वरी नहीं देख सकता, मैंने उनको कह दिया कि मैं आपकी हेल्प करने के लिए एक्टिंग कर रही हूँ। मुझे क्या पता था कि इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, पहले ही शूटिंग पे 72 घंटे जगा के रख दिया, एंड क्या क्या स्टंट नहीं करवाए, क्या क्या चीज़ें नहीं करवाई। तो इट वाज प्योरली कोइंसिडेंस। एंड गदर 2 के टाइम पे भी कोइंसिडेंस हुआ, बिकॉज मैं कुछ और कर रहा था, पापा कुछ और कहानी कोई और फिल्म कर रहे थे। एंड कहानी जब आई तो हम दोनों ने अपनी चीज़ें ड्रॉप की और कहा कि अब यही करना है। अच्छा, हाँ। मतलब आपने जब गदर 1 हो गई उस वक्त तो खैर अब आप क्या करते, चाइल्ड रोल्स मिलते तो करते, लेकिन आपने शायद कुछ नहीं प्लान ही नहीं था ना, प्लान ही चाइल्ड एक्टर बनने का। इट वाज लाइक यू वांटेड टू, व्हाट यू वांटेड टू बिकम। उसके बाद क्या था कि मुझे करना क्या है? उस टाइम पे देखिए, मेरा जेन्युइनली मेरे को स्कूल पसंद था। मैं स्कूल में दोस्तों के साथ पढ़ाई करने का
पढ़ाई करना अच्छा लगता था, तो आई डिडंट वांट टू बिकम एन एक्टर। ओके, एक्टिंग करना मेरी कोई चॉइस नहीं थी, वो एक कह हाँ, लीजिए मजबूरी थी या कोइंसिडेंस पहली था। फिल्म तो मजबूरी थी। एंड इसलिए मम्मी पापा ने भी कभी पुश नहीं किया। उस टाइम पे भी ऑफर बहुत आ रहे थे, और भी चाइल्ड रोल्स बाकी जो फिल्में होती थी बड़ी बड़ी फिल्मों में आ रहे थे, बट वो हर टाइम हमने रिजेक्ट ही किया क्योंकि पढ़ाई पे फोकस करना था। एंड वो उन्होंने हमेशा मेरे ऊपर छोड़ा, अगर मेरा इंटरेस्ट इसमें कल्टिवेट हुआ तो फिर आगे देखेंगे। फिर वो धीरे धीरे हो गया इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आपका पढ़ाई में ज़्यादा था, तो उस वक्त पढ़ाई में क्या सोचा था कि डॉक्टर, इंजीनियर या क्या बनूंगा? मोस्टली यही सपने यही होते हैं ना। जी, वैसे तो क्रिकेटर बनने का शौक था, शौक क्रिकेटर का था, बट पढ़ाई में भी मैं इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स ले रहा था। एंड 12 PCM तो 12 तक मैंने PCM ही किया है। एंड बट वो मैं PCM भी इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरे को साइंस पढ़ने का शौक था, ये नहीं था इंजीनियर बनने का शौक नहीं था। कंप्यूटर्स का शौक ज़रूर था, ये सब चीज़ें ज़रूर थी, बट एज सच इंजीनियरिंग को मैं अपनी लाइफ नहीं बना सकता था। मुझे राइटिंग का भी बहुत शौक था, और स्कूल में कह लीजिए प्लेज होते हैं, चीज़ें कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें जुड़ने का शौक था। तो मुझे एक्चुअली जब अपॉर्चुनिटी मिली अपने 11-12 स्टैंडर्ड में, एक हमारी हिंदी की टीचर थी, उनके थ्रू वो बोलती थी कि फिल्म करके आओ, फिल्म करके आओ, तो उसी में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली। कैमरा के साथ अपने दोस्तों के साथ छोटी छोटी फिल्में बनाते थे हम, तो उसमें एक्टिंग, डायरेक्शन, एडिटिंग, ये सब का बड़ा शौक, एक किक मिलने लगा मुझे उससे। और मुझे ये लगा कि मुझे ये फील्ड वाकई पसंद है, वाकई इंटरेस्ट है इसमें। और फिर पापा को मैंने असिस्ट भी किया था अपने बोर्ड्स के बाद वीर में। ओके। एंड वहाँ पे सलमान सर थे। मोटिवेट किया उन्होंने? मोटिवेट मतलब मैं उनके काम को देख के मुझे प्रेरणा मिली, क्योंकि क्या था कि सलमान सर सेट ऑफ सेट, जब वो ऑफ कैरेक्टर होते थे तब वो एक अलग पर्सन है, जब वो कैरेक्टर में आते थे तो एक मैजिक सा होता था, एक आप उनको देखते रह जाते थे। एंड वो क्या है, अपनी कई दिल की फीलिंग्स, कई दिल की चीज़ें उस एक्ट में कह जाते थे, जो मुझे ऐसा महसूस होता था कि, और मुझे लगने लगा एक्टर बड़े चालाक होते हैं। आप जब टीनेजर होते हैं वैसे ही आपके दिल में बहुत चीज़ें होती हैं, आप कोई एक आर्टिस्टिक एवेन्यू ढूंढते हैं, चाहे वो लिखने से हो, चाहे वो पेंटिंग से हो, चाहे वो म्यूज़िक से हो। तो मुझे लगा कि एक्टिंग कितना चालाक आर्ट है, जहाँ पे आप एक्चुअली अपने दिल की फीलिंग कह रहे हैं, एक मास्क लगा के, एक मुखौटा लगा के, और आप उस फीलिंग को रिवील भी कर दे रहे हैं, और किसी को आप पता भी नहीं लगेगा कि क्या क्या आपके दिल में चल रहा है और कैसे कैसे वो दिल से निकल भी गया। एक एक्सप्रेशन का एक बहुत अच्छा एवेन्यू लगा मुझे। तो आई थिंक दैट्स व्हाई आई गॉट ड्रॉन टुवर्ड्स इट। और फिर मैंने इसमें काफ़ी सीखा, थिएटर किया, यहाँ पे भी किया, वहाँ US में भी किया मैंने। अच्छा, प्रोफेशनली आल्सो यू हैव डन सम जी कोर्स? और जी मैंने एक्टिंग के कोर्स यहाँ पे किशोर सर के साथ मैं था अपने समर वेकेशंस में। एंड उसके बाद 1 साल वहाँ ली स्ट्रासबर्ग में था, US में, और वहाँ पे कई शॉर्ट फिल्में की, थिएटर किया करीब 1 साल। तो अलग अलग कल्चर्स में, अलग अलग टाइप के वर्क में, अलग अलग वर्किंग कल्चर्स में भी आपको बहुत सीखने मिलता है। अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें सब देख के आपको कुछ ना कुछ सीखने ही मिलता है। और अब कैसे उन सबको इकट्ठा करके आप यहाँ पे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो धीरे धीरे सीख रहा हूँ मैं। देन जब गदर 2 आई, जी, प्लान बना, हाउ यू केम ऑन बोर्ड? कि मतलब आपने बताया बाई चांस हुआ था ऐसा, तो वो कहानी क्या है? गदर वाली कहानी तो हमने सुन ली कि वो तो बाई चांस हुआ कि और किसी का बच्चा नहीं मिल रहा, तो चल बेटा तू ही कर ले। गदर 2 कैसे हुई? गदर 2 में क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कुछ और प्रोजेक्ट में था, पापा भी कुछ और प्रोजेक्ट कर रहे थे, लॉकडाउन का समय था। गदर 2 कई लोग कहते थे बनाओ, अब कैसे बनाए? गदर 1 तो एक कंप्लीट स्टोरी है ना, उसमें एक हैप्पी एंडिंग हो गई फिल्म में, एक कहानी ख़त्म हो गई। तो हमेशा हम लोग खुद ही मना कर देते थे कि ये नहीं बन सकती, पापा खुद मना करते थे कि ये नहीं बन सकती पार्ट 2। और कई बार कहानियाँ कुछ लोग लाते भी थे, कई बार सोचते भी थे, तो वो जस्टिफाई नहीं कर रहा था, वो लगता था कि अरे यार नाम यूज़ कर ज़बरदस्ती बना रहे हैं। कई बार ये भी बोलते थे दूसरे कैरेक्टर से बना लो, पर वो नहीं बन सकता।
तारा सिंह और उसकी फैमिली के बिना नहीं बन सकती गदर। नहीं बन सकती। और क्या है कि जब कहानी आई लॉकडाउन के टाइम पे, शक्तिमान जी जो राइटर हैं वो जब आए, आई थिंक नवरात्रि का ही समय था, उन्होंने जब पापा को सुनाया तो पापा फिर आए, उन्होंने घर पे ही थे हम सब, तो पापा ने मुझे सुनाया वन लाइन और बेसिकली इतना ही कहा कि ये, और मतलब इमोशनली ये अर्जुन और अभिमन्यु की कहानी है एंड तुम्हारा किरदार अभिमन्यु की तरह है। तो वो अभिमन्यु, क्योंकि हम सब ने इनकी कहानियाँ सुनी है महाभारत की, तो ये इतना पावरफुल कैरेक्टर है और इतना इमोशन है अभिमन्यु के कैरेक्टर में, और इतनी एक पॉजिटिव सैक्रिफाइस है अभिमन्यु का कि वो एक किरदार ऐसा है जिसको आप मना कर ही नहीं सकते। वो आप नाम सुन के आप समझ जाते हो कि ढांचा क्या है कैरेक्टर का। एंड क्योंकि वो हर बेटे में वो फीलिंग है कि वो अपने फादर के लिए कुछ भी कर सकता है, असंभव के साथ भी लड़ सकता है। तो आई थिंक वो फीलिंग ने मुझे मोटिवेट किया कि मुझे तो गदर 2 करनी ही होगी, क्योंकि आई नो इंडिया में ये फीलिंग बहुत रेजोनेट होगी। हर इंडियन बच्चा जो है यही चाहता है अपने माता पिता के करने के लिए, और हर पेरेंट जो है चाहता है कि उसका बच्चा ऐसा ही रहे। हमारी माइथोलॉजिकल या हमारी जो रिलीजियस कहानियाँ हैं उन सब में ये फीलिंग पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होते हैं, और ये इंडिया हमारे कल्चर में भी बहुत स्ट्रांग है। तो ये जब दर्शाने आपको बड़े पर्दे पे मिलता है तो उसका एक सौभाग्य कहा जाता है उसे। तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि ये कैरेक्टर मुझे मिला एंड तभी से मैं ऑन बोर्ड हो गया। फिर तो कहानी जैसे जैसे बनती गई, लॉकडाउन के दौरान में पूरे वर्किंग हो रही थी एंड ईमेल पे कभी इधर, क्योंकि मिल तो कई बार पाते भी नहीं थे राइटर और पापा जो है। तो उसमें पूरे प्रोसेस में मैं बहुत लकी मानता हूँ कि थ्रू आउट मैं था उनके साथ, और काफ़ी सीखने भी मिला मुझे, और करते करते फिर पता ही नहीं लगा कब कब शूटिंग हो गई और रिलीज़ भी हो गई। अब 50 दिन भी पूरे हो गए। अपनी जो हीरोइन है उनको भी आप ही ने ढूंढा? उनको ढूंढने का किस्सा भी बड़ा इंटरेस्टिंग। मैंने ढूंढा नहीं, ढूंढने का श्रेय मैं नहीं ले सकता, बट कुछ इंटरेस्टिंग कहानी ज़रूर है। उसकी कहानी ये है कि एक्चुअली तो मुकेश छाबड़ा जी जो हैं, जो बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं, तो हम इसमें भी यही प्रॉब्लम थी कि भाई लड़की नहीं मिल रही। जब भी गदर बनती कोई एक कैरेक्टर नहीं मिलता है जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो लड़की नहीं मिल रही, क्या करें। एक शेड्यूल हमारा हो भी गया था, जो फैमिली सीन्स वगैरह थे वो सब हम शूट कर चुके थे। अब आगे का पाकिस्तान का पोर्शन शूट करना था, शूटिंग के करीब 1 महीना बाकी था बस। एंड हालांकि उसके पहले, फर्स्ट शेड्यूल के भी पहले करीब 500 लड़कियों के ऑडिशन हो चुके थे, और सब में कुछ कुछ अच्छाइयाँ थी, बट शायद कैरेक्टर को सूट नहीं कर रहे थे। एंड इसमें क्या हुआ कि पालमपुर में जब हम शूटिंग कर रहे थे तब कई मतलब लड़कियां वहाँ पे आई, उनके स्क्रीन टेस्ट भी लिए गए, उनके ऑडिशन भी लिए गए, और मैं कभी भी ये सब कास्टिंग वगैरह में मैं पढ़ता नहीं हूँ, और तो मैं अवे ही रह रहा था। मैं बस ऐसे ही पूछ लेता था कि अच्छा ये जो पर्सन है हाउ वाज इट, ये वो, तो वो बता देते थे अपना जो भी फीडबैक होता था। ये लिटरली लास्ट लड़की थी जो आई थी पूरे ऑडिशन प्रोसेस में, और हमारी शूटिंग ख़त्म भी होने वाली थी। ये वहाँ पे 2 दिन रही, इसका ऑडिशन भी किसी ने नहीं लिया, क्योंकि हम इतने बिजी थे शूटिंग में, हम बेचारी को टाइम ही नहीं दे पा रहे थे। और इनका भी हो गया था कि अब हम टिकट लेके वापस जा रहे हैं। एंड तो फिर हम वो बारिश वाला जो पोर्शन है जहाँ पे मैं अमीशा जी को वो लेके आता, तो मैं पूरा ऐसे भीगा हुआ था, और मैं जस्ट लौटा था। उस टाइम मेरे पाँव में भी चोट लगी हुई थी, तो पापा भी बहुत थके हुए थे, बहुत लंबा टफ शूटिंग थी उस दिन की। तो पता लगा कि आज रात को वो लड़की निकल जाएगी, सिमरत जो नाम है उसका। तो पापा बहुत थके हुए थे, उन्होंने बोला कि उत्कर्ष तू ही ऑडिशन ले ले। मैंने बोला अरे पापा मैं पूरा भीगा हुआ हूँ, पाँव में भी छोटा है, अभी मैं कहाँ जाऊँगा ऑडिशन लेने उसका। बोला कि नहीं अच्छा नहीं लगता है, तुम ले लो, बेचारी इतनी दूर से आई है, ये वो। मैं मान गया उनकी बात। एंड बहुत इंटरेस्टिंग है, बाकी सब जो भी लड़कियों ने जिन्होंने ऑडिशन किया उनको प्रॉपर कैमरा, जो हम जिससे शूटिंग करते हैं, प्रॉपर एरी कैमरा से, उन अलेक्सा से उनके शॉट लिए गए, प्रॉपर लाइटिंग दी गई, प्रॉपर साउंड दी गई। अब हम होटल में थे, होटल में तो ये सब कहाँ अरेंज करेंगे,
तो मैंने कहा कि असिस्टेंट को बोला कि भाई हम आईफोन ले लो अपने, उसी से 2-4 लाइट उसके चेहरे पे कर देंगे, एकदम जुगाड़ू 2-4 लाइटें कर देंगे, उसी से ले लेंगे, एक्टिंग देखनी है ना, वो सब मेकअप वेकअप वो सब तो हो जाएगा। तो मैं गया ऊपर, अब उसको एक स्क्रिप्ट दी हुई थी कि ये स्क्रिप्ट पे आपका कैरेक्टर है। मैंने बोला कि ये स्क्रिप्ट को हटा दो, ये स्क्रिप्ट ये सब मत पढ़ो, क्योंकि वो एक्चुअल सीन नहीं होता है, वो ऐसे ही नकली सीन होता है। तो मैंने कहा ये सब हटाओ, इम्प्रोवाइज करते हैं। टेस्ट एक्टिंग का लेना था, मैंने भी अपने आप को 30 मार्क का समझा कि चलो आओ इम्प्रोवाइज करेंगे, ये तुम्हारा कैरेक्टर है, करके दिखाओ। तो मेरे माइंड में यही था कि भाई क्योंकि शूटिंग का टाइम नहीं है, हमारे पास ग्रूमिंग का भी टाइम नहीं है, हमें एक लड़की चाहिए जो रेडी हो, रेडी हो, और जिसने अपने या तो बहुत नेचुरल इनबॉर्न टैलेंट हो, या तो जिसने कला को बहुत अपने होन किया हो, स्किल्स को बहुत होन किया हो। तो इम्प्रोवाइजेशन से बेटर कोई टेस्ट नहीं है। अब जैसे ही करने लगा, इसके फटफट जवाब आ रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। एक पॉइंट ऐसा है उस ऑडिशन में जहाँ पे मैं एकदम चुप रह गया कि मैं आगे क्या बोलूँ, मैं अटक गया। एंड मैंने अपना वो थोड़ा प्राइड रखी, थोड़ा सा अपना दिखाया नहीं कि ओके वेरी गुड, ओके कट कर दिया मैंने। मैं तो फंस गया अपना, हाँ, मेरे ऊपर ही भारी पड़ गया। मैंने कह दिया कि ओके कट नॉट बैड। तो ये ऑडिशन लिया, फिर पापा को दिखाया। पापा ने ऑडिशन देखने के पहले मुझसे ही पूछा कि कैसी है। मैंने बोला अच्छी है, बहुत स्पॉन्टेनियस है, और कुछ स्पेशल है। और तो फिर पापा ने शायद उस दिन ऑडिशन भी नहीं देखा, नेक्स्ट डे देखा उन्होंने, और उनको भी उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। और फिर वो ऑन बोर्ड हो गई, और फटाफट उनको कॉस्ट्यूमों के पास भेजा, रिहर्सल्स में भेजा। और आई थिंक इतने कम समय में उन्होंने इतना ज़्यादा अच्छा आउटपुट दिया, आई कैन नॉट। और बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। मेरा भी काम क्या होता है, अच्छे एक्टर्स के साथ आप जब काम करते हो ना, बिल्कुल आपका काम अप होता है। चाहे सनी सर हो, ये तो न्यू है, बट फिर भी कोई न्यू वो क्या होता है, सब बस टैलेंट जिनमें होता है, आप उनके साथ काम करते हैं, आपका काम हमेशा अप होता है। तो ये कहानी थी बाय चांस, जिसका मैंने ऑडिशन लिया, वही मुस्कान निकली इस फिल्म की। तो वो उस दिन ने वापस जाना था, तो रुक गई थी, वो रोक लिया था आपने, मतलब आपको लगा कि दम है, या चली गई थी? नहीं, ऑडिशन देके तो फिर चली गई। अच्छा, चली गई, दोबारा बुलाया? हाँ, ऑडिशन फिर तो मतलब थी तो वो बॉम्बे की ही, तो फिर बॉम्बे तो हमें लौटना ही था, तो बॉम्बे ही बुला लिया था वापस। क्योंकि हमारे माइंड में ये था बॉम्बे जाके देखेंगे कि कौन होगा क्या नहीं होगा, बट हमने नाइंसाफ़ी नहीं की उसके साथ, ले लिया उसका ऑडिशन। एंड आई थिंक इट वाज गॉड्स ग्रेस कि हमें बहुत खूबसूरत लगी है फिल्म, उन्होंने काम भी बहुत अच्छा किया। जी मतलब लोगों उनको भी बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। जी। और विलन भी, बल्कि जो मनीष वर्मा हैं, उनको भी बहुत, मतलब बिकॉज अमरीश पुरी को रिप्लेस करना इज इम्पॉसिबल। मतलब यू नीड टू हैव एन एक्टर जो, उनकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उनकी स्टोरी तो मैं शॉर्ट में थोड़ा सुनाऊंगा, क्योंकि क्या था कि पहले हम ये बहुत बड़ा मेन पॉइंट था कि भाई विलन कौन होगा गदर 2 का। अमरीश जी ऑब्वियसली, उनके लेवल को टच करना हम सबके लिए बहुत मुश्किल है। और उन्होंने जो उस किरदार को इतना ऑथेंटिकली प्ले किया था, अगर इस कहानी की रिक्वायरमेंट होती कि अशरफ अली ही विलन है, तो हम शायद गदर 2 नहीं बनाते, उनके बिना बनाते नहीं कि किसी और को कास्ट कर लिया, वो पॉसिबल नहीं, वो ऑडियंस डाइजेस्ट नहीं करती। और अशरफ अली तो सुधर गए थे गदर 1 के एंड पे, तो एक न्यू विलन ही क्रिएट करना था गदर 2 में। एंड पहले हम कोई और एक्टर्स थे जिनको कास्ट कर रहे थे, और एकदम एंड वक्त पे इनका भी ऐसे ही, मनीष जी के लिए भी ऐसा ही था, करीब यही शेड्यूल जिसमें मुस्कान को भी हमने कास्ट किया, इसी दौरान में मनीष जी की भी कास्टिंग हुई है। इतने कम समय में उनको भी कितना कम, 4 हफ्ते मिले उनको बस प्रिपेयर करने के लिए पूरे रोल को, लुक से लेके हर चीज़ तक। एंड उन्होंने इतना जस्टिफाई किया, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा था, हमें पता नहीं अब विलन कौन होने वाला है फिल्म का। हम शूट कर चुके हैं 20-25 दिन, और हमें पता नहीं विलन के अभी सीन है सनी सर के साथ, इंपॉर्टेंट सीन्स हैं कि कौन प्ले करने वाला है, कैसे प्ले करने वाला है। मेरी तो मुलाकात मनीष जी से तब हुई जो वो सीक्वेंस है जहाँ पे मुझे कैदी बना के लेके आ रहे हैं, एंड तो वो शॉट हुआ, तब मैंने उनको पहली बार उधर देखा है पोडियम पे कि अच्छा ये विलन है। आए कैसे ऑन बोर्ड, लेकिन मतलब कहाँ
कहाँ देखे या क्या? जो हमारे एक एक्शन मास्टर हैं रवि वर्मा जी, ओके। उन्होंने सजेस्ट किया था, दिखाया कि उन्होंने काम किया है इनके साथ कोई कन्नड़ फिल्म में या तेलुगु फिल्म थी, आई एम नॉट श्योर, बट उन्होंने दिखाया एंड पापा को बड़ा अच्छा लगा उनका काम, प्लस चाणक्य से तो उनका एक फेम है ही, बट मेन स्ट्रीम विलन में उन्होंने अभी तक ट्राई नहीं किया था, और उनका काम इतना अच्छा लगा। इस कैरेक्टर में सबसे मेन पार्ट था कि उसकी डायलॉग डिलीवरी बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सनी सर के सामने जब आप डायलॉग बाजी करते हैं, आप वो अगर 6 मार रहे हैं, आपको भी 6 मारना पड़ेगा। एंड सनी सर बहुत लकी हैं कि उनके सामने बहुत ग्रेट विलन्स आए हैं, और मनीष जी भी उस लॉन्ग लिस्ट में शामिल होंगे डेफिनेटली। तो वो उनके थिएटर और उनका जो सीरियल्स का जो बैकग्राउंड रहा है, जो माइथोलॉजिकल सीरियल्स और हिस्टोरिकल सीरियल्स उन्होंने किए, उसने उनको एक्चुअली जगह दी है इस फिल्म में। वो मेहनत ने यहाँ पे उनको सफलता दी है। अच्छा, सनी सर के साथ कुछ एक्सपीरियंस या कोई किस्सा कुछ हुआ हो गदर 2 के दौरान, या गदर 1 का भी कुछ ऐसा हो जो आपके मेमोरी में अभी भी हो कि हाँ, क्योंकि सनी देओल के साथ काम करना इज लाइक ही इज सो पावरफुल ऑन स्क्रीन कि आप उनके सामने टिकना इज रियली डिफिकल्ट। एब्सोल्युटली। सनी सर क्या है कि वो रियल एक्टर है। क्या है, लोग उनकी एक्शन इमेज से थोड़ा कैरिड अवे हो जाते हैं, बट वो दिल से एक्टर है। एंड वो जितना मेहनत करते हैं एक सीन में ना, उतना आई डोंट थिंक मैंने किसी भी एक्टर को करते हुए देखा है। और वो ऐसे ही सुपरस्टार मेगा स्टार नहीं बने, वो बहुत दिल से सोचते हैं, और उनके सामने जो भी एक्टर होता है या कैरेक्टर होता है या जूनियर आर्टिस्ट भी होता है, वो हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपना बेस्ट दें। खुद वो बेस्ट दे रहे हैं, वो चाहते नहीं कि दूसरा वाला भी कम दे उससे। वो बहुत टीम वर्क वाले एक्टर हैं, वो टीम वर्क में बिलीव करने वाले एक्टर हैं। एंड आई थिंक यही चीज़ लोगों को भी, उनकी जो पॉजिटिविटी है, जो उनका अच्छा नेचर है, वो चीज़ लोगों को बहुत पसंद है। अब एक किस्से की आप बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मुझे टैंक पे जो हमारे सीन्स थे वो याद आते हैं, क्योंकि टैंक पे बड़ा अच्छा रहा उनके साथ। एक टेक में काफ़ी घंटे लग जाते थे, टैंक रीसेट होगा, रिफ्यूल होगा, वापस बॉम्ब सब सेट होंगे। तो मैं और सनी सर अक्सर टैंक पे बैठे रहते थे, वो भी वहाँ पे एक चटाई सी लगा के उस पर ऐसे सो जाते थे टैंक पे, और मैं भी वहाँ पे टेका लेके टैंक पे, जैसे हाँ ये हमारी गाड़ी है, हमारी घोड़ा गाड़ी है, इस पर आराम से ऐसे टेका लगा के ऐसे बैठ गए दोनों। और उनसे काफ़ी फिल्मों की बातें होती रहती थी। और मुझे ये भी डिस्कवर हुआ कि वो टेक फ्रीक है, उनको टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है। वो लेटेस्ट गैजेट्स वगैरह का हर चीज़ जानते हैं। आई एम श्योर वो आज के यूथ से भी ज़्यादा जानते हैं। और वो सब पे बातें होती थी, काफ़ी चीज़ें, और मैं उनकी जो ओल्डर फिल्म्स थी उनकी बातें करता था। तो उनसे सीखने बहुत मिलता है। आई वुड से कि हर एक्टर को उनके साथ एक कुछ ना कुछ रोल करना चाहिए, एक सीन करना चाहिए उनके साथ, बहुत सीखने मिलता है। अच्छा, पापा डायरेक्टर जब होते हैं जी, उस वक्त तो आप छोटे थे, अब जिद भी कर ली कि चॉकलेट खाऊंगा तो ये नहीं, ऐसा कोई था? चॉकलेट कोई नहीं नहीं? मिलती, कुछ नहीं कोई मिलती? चॉकलेट नहीं हाँ, मिलती थी। लेकिन जब योर फादर इज अ डायरेक्टर, जी, तो कितना मुश्किल या कितना आसान होता है बीइंग एन एक्टर? मुश्किल मुश्किल होता है या आसान होता है? मुझे बेसिकली ये, क्योंकि फादर है डायरेक्टर, कि घर भी जाना है, अभी देखिए- घर जाके भी बात करनी है। देखिए, आई वुड से कि दोनों का मिक्सचर है। मुश्किल इसलिए क्योंकि आपसे वो हर टाइम 100% एक्सपेक्ट करते हैं, बाकियों से भी करते ही हैं एज ए डायरेक्टर, बट आपको हमेशा 100% देना है, क्योंकि डायरेक्टर इतने काम में व्यस्त होता है। आप अगर अपना काम अच्छे से नहीं करोगे, आप एक और प्रॉब्लम दे रहे हो उसको। तो 100% वो हर एक से एक्सपेक्ट करते हैं, और सेट पे वो मेरे को एज अ फादर, एज अ सन नहीं ट्रीट करते हैं। वो तो नहीं, हाँ, प्रोफेशनल रहते हैं। वो हर एक को उतना ही समझाते हैं, करते हैं। मेरा ये रहा है कि मैं, क्योंकि उनको एडी कर चुका हूँ, उनके साथ चाइल्ड आर्टिस्ट में भी काम कर चुका हूँ, एक फिल्म और कर चुका हूँ, तो मुझे मेंटली पता है कि वो क्या चाहते हैं कई बार। और
वो एटमॉस्फेयर हमेशा ऐसा रखते हैं कि कोई भी आर्टिस्ट उनके पास जाके कोई भी सीन के बारे में कोई उसको कुछ अच्छा सजेशन आ रहा है, कोई भी चीज़ डिस्कस करनी है, हमेशा ओपन रखते हैं एटमॉस्फेयर। आपको जो आना है, ये फिल्म हम सब की है, आप आइए डिस्कस कीजिए, मन में मत रखिए। तो वो चीज़ वो हमेशा मुझे बेनिफिट करती है कि मैं जाके मुझे कोई भी चीज़ लगती है मैं डिस्कस करता हूँ। और इसलिए मैं कहूँगा ये कारण से थोड़ा आसान होता है मेरे लिए। बट हाँ, जो बाकी सुविधाएँ सुख और ये सब होता है वो बाकी एक्टर को ज़्यादा मिलता है, मुझे कुछ नहीं मिलता है। फीस मिलती है आपको? फीस ऑफ कोर्स एज एन एक्टर तो मिलती है। मतलब मिलती है, थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं, कम नहीं, काट देते नहीं, हैं कि चल नहीं, तू तो इतने ही रख ले, कोई बात नहीं, ये सब तो नहीं। प्रोफेशनल फ़िल्म में देखिए जितना लगता है, जितना सबका कंट्रीब्यूशन है, अब गदर 2 बहुत बहुत सैक्रिफाइसेस के साथ बनी है। बहुत कम पैसे लिए लोगों ने, जी, जो मैंने जी। सुना कि मतलब आई थिंक बहुत कल परसों ही कोई जिक्र कर रहा था, कह रहे यार 10 करोड़ के बजट में बनी है, लोगों ने पैसे ही नहीं लिए। नहीं, 10 करोड़ के बजट में तो नहीं बनी है। मतलब वो मैं तो थोड़ा possible हैरान ही हुआ नहीं है। कि यार इतने कम में भी नहीं, 60-65 के बजट में बनी है। बट फिल्म जो है, मैं कहूँगा 60-65 आज की डेट में एक बड़ी एक्शन फिल्म के लिए बहुत नॉमिनल बजट है। एंड आई वुड से कि जो पूरा क्रू है, पूरा स्टाफ है, पूरे एक्टर्स हैं, उन सब ने एक ग्रेट फिल्म बनाने के लिए अपना ये सैक्रिफाइस किया। ऑफ कोर्स वो रिवॉर्ड्स भी सबको मिलेंगे। और आई एम जस्ट थैंकफुल कि आज भी लोग ये भावना रखते हैं कि फिल्म अच्छी बननी चाहिए, पब्लिक के सर्विस के लिए फिल्में अच्छी बने, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पैसे तो आते रहेंगे। अब ये बताइए कि प्रपोजल कितने मिले गदर 2 के बाद? मतलब क्या लड़कियों के प्रपोजल या लड़कियों के तो मिलेंगे, वैसे तो मिल ही जाएंगे, लड़कियों के प्रपोजल है ना। अब स्मार्ट बंदा हीरो बन गया, इतना ग्रैंड लॉन्च हो गया, तो मतलब तो नहीं, हम फिल्म की प्रपोजल की बात करते हैं। यहाँ पे सिर्फ काम की बात है। अरे ये भी काम ही है। वो सब काम में नहीं अभी। बट फिल्म के यस डेफिनेटली इंडस्ट्री से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, नो डाउट। क्वालिटी ऑफ वर्क बेटर मिल रहा है, इंडस्ट्री से जो अप्रिसिएशन मिला है, मैं बहुत थैंकफुल हूँ सबके लिए। जो इतने बड़े बड़े एक्टर्स जिनको कोई ज़रूरत नहीं है बोलने की, वो जब कोई चीज़ आपके लिए ट्वीट करते हैं, वो आपके लिए आपको ढूंढ के कॉल करते हैं, आपको मैसेज करते हैं, या जब सामने मिलते हैं तो आपके काम के बारे में डिस्कस करते हैं, वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं एज अ प्रोफेशनल, क्योंकि वो जानते हैं आपका एक्चुअल काम क्या है और आप जानते हैं कि वो किस बैकग्राउंड से हैं। तो वो सब चीज़ें आपको बहुत हेल्प भी करती हैं, आपको एक अफर्मेशन, एक वैलिडेशन देती हैं कि आप और अच्छा काम कीजिए और चीज़ें बेहतर कीजिए और आप अपने कन्विक्शन पे सही रहिए। एक चीज़ मैंने आप में क्वालिटी देखी, हम्बलनेस। जी। मतलब जब गदर 2 का ट्रेलर लॉन्च हुआ था मुंबई में, आई वाज हियर, ओके, अच्छा। आई वाज हियर एट दैट जी। लॉन्च, तब से लेके इन द प्रमोशंस, फिल्म की सक्सेस के बाद भी यू हैव मेंटेन्ड कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ मेरी फिल्म 500 करोड़ की हो गई, मैं हीरो बन। हाउ यू मेंटेन दिस? मतलब आज भी वी आर टॉकिंग, जब जी, फिल्म जी। 50 दिन पूरे कर चुकी है, इतने पैसे कमा चुकी है, हम जिस टाइम पे हमें इंटरव्यू करना था हम उस टाइम पे इंटरव्यू कर रहे हैं, सो ये जो ग्राउंडेड रहना है, ये जो हम्बल रहना है, ये कहाँ से आया? आई डोंट नो, मैं मेंटेन तो कुछ कर नहीं रहा जो हूँ You are मैं just like वैसे, that, you haven't changed. आई डोंट सक्सेस दिमाग में नहीं गई। आई डोंट थिंक ये सवाल जो है कि सक्सेस या फेलियर लोगों को बदलता है, वो लोगों को बदलता नहीं, आई थिंक वो लोगों को रिवील करता है कि जो वो अंदर से हैं। Yes. शायद वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट सेइंग रहेगी, क्योंकि मुझे, हाँ ठीक है, वर्क वाइज चीज़ें बदली हैं, लोगों का प्यार और बढ़ गया है, Right. बट मुझे तो लगा कि मैंने उतनी मेहनत पहले भी की, इसमें भी की और आगे भी उतनी ही करनी है। तो मुझे कुछ ऐसा, मैं जेन्युइनली कहूँ, मुझे कुछ अंदर से कुछ चेंज महसूस नहीं हुआ। मुझे बस इतना एक हल्का सा फ्रीडम ज़रूर महसूस हुआ कि हाँ, अब मैं थोड़ा और खुल के अपने काम को परस्यू कर सकता हूँ, अपने और खुल के आइडियाज़ पेश कर सकता हूँ। बस इतना ही मुझे चेंज में अगर कहूँ तो महसूस हुआ। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ना पहले मैं डिफरेंट था, ना अभी कोई डिफरेंट हूँ। ये
मेरे लिए मेन था पब्लिक एंजॉय करे, पब्लिक ने एंजॉय किया, दैट गिव्स मी सेटिस्फैक्शन। अच्छा, एक जो डायलॉग हिंदुस्तान जिंदाबाद जो मतलब आई थिंक ह्यूजली पॉपुलर, जब वो सेट पे हुआ तो वो क्या माहौल था? मतलब हम तो मतलब वहीं देख रहे थे और जब वो इंटरव्यू में ही बोलते हैं तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब सेट पे उस माहौल में क्या फील होता है उसका? तो गदर 1 में तो सनी सर बोलते हैं, गदर 2 में पहला लीड मैं लेता हूँ, फिर सनी सर बोलते हैं। तो वो जो माहौल था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि उस दौरान पे अहमदनगर में हम शूटिंग कर रहे थे, एंड वहाँ पे काफ़ी एक्स्ट्रास भी थे, काफ़ी क्राउड भी था, और तो करीब 700-800 लोग होंगे, प्लस सनी सर के कुछ फैंस भी आए हुए थे, जो महाराष्ट्र के उनके कुछ फैंस हैं, वो आए हुए थे सेट पे और वो भी शूटिंग देख रहे थे। जब सीन हुआ सनी सर का और ये, तो हर एक जो बंदा था वहाँ पे तालियां सीटियां सब बज गई वहाँ पे। अब जब हम एज एक्टर्स परफॉर्म कर रहे थे, आप ये सोचते नहीं कि अभी ताली सीटी होगी, वरना आप सीन के बाहर हो जाएंगे। आपने सीन कर लिया, आपको डेफिनेटली कुछ फील हुआ, बट जब ऑडियंस वहाँ की जो लाइव है, जो एक्टर्स बाकी जो काम कर रहे थे, वो सब जब तालियां सीटियां और ये सब करते हैं, मज़ा आ गया था। वहाँ पे लगा कि हाँ, गदर 2 बना रहे हैं। अच्छा, लास्टली ये मैंने बहुत सुना कि सिर्फ एक आपके पापा अनिल शर्मा का ये कन्विक्शन था कि गदर 2 500 करोड़ करेगी। मतलब आई थिंक ही वाज द ओनली वन हु प्रेडिक्टेड कि 500 करोड़ करेगी। इज इट अ फैक्ट कि वो मतलब श्योर थे कि ये करेगी 500 करोड़? Yeah, it's a fact. It's a fact. He was very adamant. He was very sure on what he is making, कि वो क्या बना रहे हैं और वो किस लेवल पे लोगों को कनेक्ट करेगा। वो डेफिनेटली वो कैप्टन ऑफ द शिप हैं, तो उनका जो उनके पास ट्रेजर मैप है, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। एंड बाकी हम सबको पता था कि हिट होगी, बट 500 एक इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है जो 2 या 1 फिल्म ने ही अचीव किया था। तो इट इज़, आप कुछ कई बार लोग कहना भी नहीं चाहते कि जिससे फिर बाद में उनको कुछ बोल दिया जाए, पब्लिकली एटलीस्ट नहीं कहना चाहते, चाहे मन में हो। उम्मीद ज़रूर थी कि जब पहला ही दिन जब हमने देखी थी, मैंने जब पिक्चर देखी थी, मेरा और भरोसा हो गया था कि हाँ, हम पहुंच सकते हैं वो टारगेट पे। एंड हम पहुंच ही गए, और गाड़ी अभी भी चले जा रही है, तो बस और क्या। गदर 3 की डिमांड भी एकदम जोरों से उठने लग गई है कि गदर 3 भी लेके आओ आप, तो है कोई चांस अभी? अगेन मैं बस इतना ही कहूँगा कि कहानी अगर उसकी राइट होगी तो ही हम लाएंगे, क्योंकि गदर 2 बनने में 22 साल ज़रूर लगे। गदर 3 हम चाहेंगे कि 22 साल ना लगे, थोड़ा मोर एक्टिवली शायद उसको परस्यू करेंगे, बट अगेन कहानी अगर राइट होगी और गदर का ब्रांड उससे और अप होगा तो ही बनेगी, वरना कोई वो पॉइंट नहीं। आप क्यों लोगों के इमोशन के साथ खेलना चाहते हो? हम लोगों के इमोशन को बरकरार रखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच उत्कर्ष, इट वाज सो लवली टॉकिंग टू यू। इतनी बड़ी फिल्म के बाद मतलब ये आई थिंक पहली बार ऐसा हुआ होगा कि आई एम इंटरव्यूइंग समवन जिनकी फिल्म 50 दिन में इतने करोड़ कर चुकी है। सो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ फीलिंग फॉर एक्टर आल्सो एंड फॉर फिल्म जर्नलिस्ट आल्सो, बिकॉज़ वी आल्सो वांट आवर फिल्म्स टू डू वेल। ऑब्वियसली मैं ये भी कहूँगा कि मीडिया का भी इसमें बहुत सपोर्ट था, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री आप जानते हैं किस दौर से गुजर रही थी, एंड मीडिया भी इतना खुश हो के रिपोर्टिंग कर रहा था, चाहे वो नंबर्स की हो, चाहे वो फिल्म के बारे में हो या बाकी चीज़ें हो, तो वो भी एक अलग एंथुजियाज्म था, बहुत अच्छा लग रहा था। अक्सर लोग मीडिया को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं या कुछ भी कहते हैं, बट मीडिया भी अल्टीमेटली ऑडियंस है, और उनको भी अगर कोई अच्छी चीज़ दिखती है तो वो उसके साथ जुड़ते हैं और उसको प्रमोट करते हैं। तो आई वुड से कि सब एक चीज़ जब हिट होती है वो सबके सहयोग के साथ होती है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सहयोग ऐसे ही बना रहे, फिल्में ऐसी चलती रहें, 500,000 करोड़ होता रहे, एंड हमारा सिनेमा जो है वो जिंदाबाद रहे। जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।